नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं 11 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के लिए। ठीक है, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों के ऊपर। मैं आपको ये बता दूं, यह मुख्य रूप से मेंस ओरिएंटेड क्लास है ना। ये करंट अफेयर की मेंस ओरिएंटेड क्लास है कि अगर कोई मुद्दा उठा है तो आप उसको कैसे यूज करेंगे, यहां पर मुख्य रूप से उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, आज के हमारे जो क्वेश्चंस है, आज हम देखेंगे भारत के जो 49वें 49 चीफ जस्टिस जो बने हैं, उदय उमेश ललित, है ना। तो ये तो हमारा प्रीलिम्स हो गया, है ना। पर इसका कैसी व्यवस्था है, भारतीय संविधान में इसके लिए कहां प्रावधान किया है, हम वो देखेंगे। बुजुर्गों से संबंधित एक मुद्दा उठा है अभी हाल ही में, हम उसको देखेंगे। नारी सम्मान कोष मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कल मतलब कि 10 अगस्त को नारी सम्मान कोष की स्थापना की है। और एक योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, इसकी भी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा एक नोबल वायरस है, ये नोबेल लेंगिया हेनिपा वायरस, है ना। नोबेल लेंगिया हेनिपा वायरस। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है हमारा जैविक खेती से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके तहत किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। तो हम जैविक कृषि के बारे में भी यहां पर देखेंगे। उसके बाद एक लेख आया था पत्रिका में कि भाई मौसम का पूर्व अनुमान सटीक तरीके से लगाना एक चुनौती बन चुका है, तो उसके ऊपर एक लेख आया था, उसे भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इसरो ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। तो हम इसको देखेंगे कि सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन ये क्या है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है ना, कि महिलाओं के शोषण के मुद्दे दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1.16 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को पुनः विस्तार किया गया है 2024 के लिए। तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को। उसके बाद एक नई वैक्सीन बनाई गई है कार्बोवैक कोविड-19 के उपचार के लिए, हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एसएसएलवी, क्या देखेंगे, एसएसएलवी को। ठीक है, तो आज की हमारी कुछ ये चर्चा करने की ये प्रमुख टॉपिक है। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि भारत के जो 49वें चीफ बने हैं, उदय उमेश ललित। ठीक है, ये हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हो गया कि अभी हाल ही में किसे 49 चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप बोल देंगे सर ये तो उदय उमेश ललित है। ठीक है, पर उसके बाद की जो कहानी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। मैं आंसर बता दिया कि भाई जो सीजेआई होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 124 का सब क्लॉज सेकंड। ठीक ना, तो आर्टिकल 124 के तहत सब क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। ठीक ना, तो हमारे वर्तमान सीजेआई कौन है, हमारे जो वर्तमान सीजेआई हैं वो है एनवी रमणा। ठीक है, ये हमारे 48 नंबर के सीजेआई हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम प्रणाली है। क्या है, कोलेजियम प्रणाली। इस कोलेजियम प्रणाली से पहले आप ये हायरार्की याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोलेजियम प्रणाली, ये हो गया कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, इसके नीचे आएंगे हमारे कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री। ठीक है, इसके नीचे हमारे आएंगे
प्रधानमंत्री, और इसके नीचे आएंगे हमारे राष्ट्रपति। ये हायरार्की है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आप क्या याद रखें, कोलेजियम प्रणाली। ये कोलेजियम प्रणाली क्या है? तो कोलेजियम प्रणाली एक तरीके की ये एक बेंच है जिसमें कुल कितने जजेस होते हैं? 5। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता हमारे सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, और इसमें 4 जो अन्य न्यायाधीश होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है ना, तो इस कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, अंत में इस निर्णय को कानून मंत्री को सौंपा जाएगा। उसके बाद कानून मंत्री इसे प्रधानमंत्री को देंगे और प्रधानमंत्री इसे अंतिम स्तुति के लिए किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को। इस उपरांत हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे नए चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित। ये आपको याद रखना है और इसका उपयोग है जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 में यूनिट 1। ठीक है, वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगली है हमारी न्यूज वृद्धजनों से या फिर बुजुर्गों से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने जो बुजुर्ग लोगों को जो टिकट प्रदान की जाती थी उसमें आरक्षण को पुनः चालू कर दिया है। ठीक है, यह आरक्षण पहले भी दिया जाता था पर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या याद रखना है भाई? एक संस्था है बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, फिर बुजुर्गों के लिए काम करने वाली एक संगठन है। उस संगठन का नाम है, एक फाउंडेशन है, एजवेल फाउंडेशन। क्या है वो? एजवेल फाउंडेशन। ठीक है, इस एजवेल फाउंडेशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्तमान समय जो महंगाई बढ़ती जा रही, वर्तमान समय में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके कारण 81.4% जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या है? परेशान हैं या फिर इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? ये हमारी मुख्य रिपोर्ट थी। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भाई हम अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाते हैं? हम अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार, ये कब बनाते हैं हम? ये हम बनाते 15 जून को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ जो अन्याय किया जाता है, उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, इसके विरुद्ध क्या लाया जा सके? जागरूकता लाई जा सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्ष 2021 तक, क्या वर्ष 2021 तक जो हमारे देश में वृद्धजनों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो वृद्धजनों की जनसंख्या है हमारे पास 13.8 करोड़। 13.8 करोड़ जो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 8.6%।
ठीक है ना। तो आप ये बताइए सर, क्या भारतीय संविधान में कोई प्रावधान किया है बुजुर्गों के लिए? जी हां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 41 है उसमें बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसमें? बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और अभी मतलब कि बुजुर्गों के लिए और क्या प्रयास किया गया है, तो 1999 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी बुजुर्गों के लिए। क्या बनाई गई थी? राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी बुजुर्गों के लिए। ठीक है ना। और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का गठन किया गया था। कब? 1999 में ही। ठीक है, तो इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद का गठन। ठीक है, तो आप क्या क्या इसका उपयोग करेंगे, और इसका उपयोग होगा जीएस पेपर 2 के पार्ट 2 के यूनिट 3 में। ठीक है, वहां पर आप इस पूरे डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर आप एक ये जो फाउंडेशन है एजबेल फाउंडेशन, आप ये बता सकते हैं कि यार ये बुजुर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। ठीक ना। और आप ये भी बता सकते हैं कि भाई कोविड-19 के दौरान जो रेल टिकट में जो आरक्षण प्रदान किया जा रहा था उसे समाप्त कर दिया गया था, परंतु पुनः अभी रेल टिकट में आरक्षण की व्यवस्था वृद्धजनों के लिए शुरुआत कर दी गई है। ठीक ना। संवैधानिक प्रावधान आप बता सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूएनओ ने प्रयास किए हैं ये, है ना, ये आप बता सकते हैं, है ना। ये डाटा आप याद रखिए कि 2021 तक जो वृद्धजनों की संख्या कितनी है? 13.8 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डेटा का उपयोग करके क्या अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगला है हमारा नारी सम्मान कोष। ठीक है ना। तो नारी सम्मान कोष का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस लिए किया जाएगा? इसलिए क्या होगा इसमें कि जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं जैसे उद्यम शक्ति योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। और एक है हमारी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना। ठीक है, और जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, तो इस योजना के तहत जिन महिलाओं ने बैंकों से ऋण लिया है तो उसमें जो उन्हें ब्याज लग रहा है उस ब्याज में सरकार 2% का अनुदान देगी। क्या देगी? 2% का अनुदान। ठीक है, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार नारी सम्मान कोष का गठन कर रहा है, आपको यह याद रखना है। उसके बाद मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। किसके लिए? बच्चों के लिए। और उसमें भी याद रखना 18 वर्ष से जो अधिक आयु के बच्चे हैं उसके लिए क्या किया गया है? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। इन दोनों का आप उपयोग कहां करेंगे? पेपर सेकंड के, जीएस पेपर सेकंड के, पार्ट सेकंड के यूनिट 3 और यूनिट 5 में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई वहां पर महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, बच्चों से संबंधित मुद्दे हैं, तो उनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही, कौन कौन सी योजना चला रही, तो आप इसे यहां पर डाल सकते हैं। अगला हमारा मैंने आपको बता दिया मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें यह प्रावधान किया है कि जो बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम करेगा, क्या? इंटर्नशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम करेगा, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति माह 5,000 रुपए दिया जाएगा। प्रति माह 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए, यह आपको याद रखना है। ठीक है ना। अधिकतम 1 वर्ष के लिए, यह भी याद रखना, अधिकतम 1 वर्ष के लिए।
और अगर कोई बच्चा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, क्या? व्यावसायिक प्रशिक्षण, अगर कोई बच्चा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो उसे अधिकतम 2 साल के लिए 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको 2 योजना याद रखनी है। एक योजना हमारी नारी सम्मान कोष का गठन किया जा रहा है और दूसरा याद रखना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। और आपको यह भी याद रखना है कि कल की बैठक में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषकों को ऋण मुक्त ब्याज उपलब्ध कराने की जो योजना है वो निरंतर जारी रहेगी। ठीक ना? कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना, ये योजना निरंतर जारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा एक वायरस है, एक वायरस है जिसका नाम है नोबल लैंगिया हैनिपा वायरस। क्या है ये? नोबल लैंगिया हैनिपा वायरस। ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है चीन के शोधकर्ताओं ने, चीन के शोधकर्ताओं ने। और ये पशुओं से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, ये पशुओं से मनुष्य में फैलता है। और इसके जो लक्षण हैं, लक्षण में आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको बुखार रहेगा, सर में दर्द रहेगा, है ना, फिर खांसी आएगी, है ना, कम हो जाएंगे आपके प्लेटलेट्स, कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, है ना। ये क्या है? इसके कुछ लक्षण है। ठीक है ना। और आपको यह भी याद करना है कि शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि जो छछूंदर है, इससे क्या हो रहा है? इससे यह बीमारी फैल रही है। किससे? छछूंदर से। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि अभी चीन में कौन सा वायरस फैल रहा है? नोबेल लैंगिया हैनिपा वायरस। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला है कि भाई जैविक खेती से भारतीय किसानों को 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। अभी क्या हुआ है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यह बताया है कि जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि देखी गई है। कितना? 1.98 करोड़ टन जैविक उत्पाद का क्या किया गया है? निर्यात। ठीक ना। और इसका आप उपयोग करेंगे जीएस पेपर 3 के यूनिट 3 में। यहां पर जैविक कृषि एक टॉपिक है। ठीक है, तो वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे। सीधा आप लिख सकते हैं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जैविक उत्पादों से भारतीय किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला है। ठीक है ना। तो वर्ष 2019 से 21 के दौरान 1.98 करोड़ टन का निर्यात किया गया है। क्या? जैविक उत्पादों को। ठीक है ना। इसमें से आपको यह याद रखना है 50% अमेरिका में और 35% आपका 35 से 37% आपका यूरोपीय देश में क्या किया गया? इसका निर्यात किया गया है। ठीक है ना। आपको यह याद रखना है। उसके बाद ऑर्गेनिक जो फूड थे, ऑर्गेनिक जो जैविक उत्पाद थे, इसमें क्या क्या शामिल है? जैविक उत्पाद में आपका शामिल था जैविक दाल, जैविक चाय, जैविक कॉफी, जैविक तिलहन, जैविक अनाज, बाजरा, मसाले और दाल, है ना। ये सब क्या थे? ये शामिल थे इसमें जैविक उत्पाद में। दाल, ठीक है, ये सब क्या था? शामिल था। आपको यह भी याद रखना है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये जो जैविक उत्पाद का जो कारोबार है वो हो जाएगा 1.50 अरब डॉलर का।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम किसानों के आय को दोगुना करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, सहायक होगा। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। और भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जैविक कृषि की जाती है, तो आपको याद रखना है 59.123 लाख एकड़ भूमि, ठीक ना, 59.123 लाख हेक्टेयर भूमि में, ठीक ना। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 8% है, ठीक ना। और जैविक कृषकों के मामले में भारत पहले स्थान पे है, जैविक कृषकों के मामले में, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन ये उठ सकता है, सर ये जैविक कृषि है क्या, ठीक है। तो आपको अब यहां पे याद रखना है वास्तव में जैविक कृषि है क्या, ठीक है। तो जैविक कृषि में आपको यह याद रखना है कि जैविक कृषि में हम क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक प्रक्रिया से हम उत्पादन करते हैं, ठीक ना। तो यहां हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्राकृतिक विधि से हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि कम लागत वाली धारणी तथा पर्यावरण हितैषी कृषि को बढ़ावा देना, ठीक ना। और सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप है, ठीक है ना। जो यूएनओ ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किए थे, उसमें से जो सेकंड नंबर का है वो क्या है, धारणी कृषि या फिर जैविक कृषि, ठीक ना। और इसे हमें 2030 तक क्या करना है, हासिल करना है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। अब क्या इसके लाभ क्या क्या है, ठीक है ना। और आपको यह भी याद रखना है कि भाई ये तो हो गया, ठीक ना। अब जैसे अगर जैविक कृषि में, ठीक ना, जैविक खेती करते समय अगर इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीम से बने कीटनाशक का उपयोग करते हैं, ठीक ना। नीम से बने कीटनाशक, उसे हम बोलते हैं नीम शस्त्र, ठीक है। एक याद आपको ये रखना है। उसके बाद गोमूत्र से बने कीटनाशक का उपयोग करते हैं, किसका, गोमूत्र से बने कीटनाशक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और जीवामृत और बीजामृत जैसी जैविक रसायनों का उपयोग करते हैं, बीजामृत और जीवामृत जैसे जैविक दवाओं या फिर जैविक दवाओं का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके लाभ क्या है, तो इसका लाभ यह होता है, इससे क्या होता है, इससे लाभ में आपको याद रखना है कि इसमें उच्च पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इससे क्या होती है, उच्च पोषक तत्वों की प्राप्ति, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो आप ये वाला डाटा उपयोग कर सकते हैं कि भाई वर्ष 2021-22 में जैविक कृषि से जैविक खेती का 1.98 करोड़ टन क्या किया गया, निर्यात किया गया है। इसमें क्या क्या है, जैविक दाल है, मसाले हैं, कॉफी है, फल है ना, ये आपको याद रखना है। और इससे हमें 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। उसके बाद 2025 तक ये जो लाभ है ये 1.50 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और निर्यात में हम कहां किए, अमेरिका में, यूरोप में हमने सर्वाधिक निर्यात किया है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जैविक खेती होती है, तो 59.123 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है, जो कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 8% है ना।
विश्व में सर्वाधिक जैविक कृषक कहां देखे जाते हैं, तो भारत में देखे जाते हैं ना। तो ये सब डाटा आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी कि मौसम का पूर्व अनुमान सटीक तरीके से लगाना एक चुनौती बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण, किस कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा, बारिश का जो पैटर्न है, किसमें? बारिश का जो पैटर्न है पैटर्न में क्या देखा गया है? बदलाव। ठीक है, बारिश के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। अब क्या हो रहा है कि भाई, अब क्या हो रहा है कि भारी वर्षा हो रही है, भारी वर्षा। ठीक है, और कहीं कहीं पर अतिवृष्टि देखी गई है। कहां? कहीं कहीं पर अतिवृष्टि और कहीं कहीं पर अनावृष्टि। ठीक है, पर आपको यह याद रखना है कि भारी मात्रा में वर्षा मतलब बहुत तेजी से वर्षा हो रही, ठीक ना, अतिवृष्टि हो रही, कहीं कहीं पर अनावृष्टि हो रही। पर जो मध्यम, आपको क्या याद रखना है कि जो हल्की और मध्यम बारिश होती थी उसमें क्या देखा गया है? गिरावट। क्या? हल्की और जो मध्यम वर्षा होती थी इसमें क्या देखा गया है? गिरावट। ठीक है ना। आपको यह पता होगा जो भारतीय कृषि है वो मॉनसून पर आधारित होती है। किस पर? मॉनसून पर आधारित होती है। और अगर वर्षा का पैटर्न बदलेगा तो इससे भारतीय कृषि प्रभावित होगी, और जब भारतीय कृषि प्रभावित होगी तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, कहां पर? भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमारे पास जो उच्च कोटि के हमारे पास सैटेलाइट हैं, क्या है? उच्च कोटि के सैटेलाइट हैं। इससे प्राप्त होने वाली हमारे पास इमेज है ना। तो हमें इसका उचित प्रबंधन करना होगा। क्या करना पड़ेगा? उचित प्रबंधन करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें कि इस समस्या से हम समाधान कर सकें, इस समस्या से हम पार पा सकें। ठीक है ना। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है कि भाई बारिश के पैटर्न पर प्रभाव पड़ रहा है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। तो आप इसका उपयोग कहां कहां पर पढ़ेंगे? और ये वाला देखिए, आप इसका उपयोग 3 जगह कर सकते हैं। यहां पर सैटेलाइट की बात आई है ना, तो आप कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के यूनिट 7 में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर यहां पर जो इकोनॉमी की बात आई है तो जीएस पेपर 2 के पार्ट 2 के यूनिट 1 में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन का जो बात आया है आप इसका उपयोग करते हैं जीएस पेपर 1 के पार्ट 2 के यूनिट 1 में। तो इस तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा इसरो ने, अभी हाल ही में इसरो ने सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन क्या लॉन्च किया है? सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। सर ये है क्या? बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, ये है क्या? ये एक नवीन प्रकार का क्या है? ये तकनीक है। क्या है ये? एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों और रॉकेटों से निकलने वाले मलबों का प्रबंधन किया जाएगा। मैं क्या बोला हूं? विभिन्न देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों और रॉकेट से निकलने वाले मलबे का प्रबंधन किया जाएगा। कहां पर? अंतरिक्ष में। कहां पर? अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसरो ने क्या लॉन्च किया है कि भाई अंतरिक्ष में विभिन्न देशों के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा, रॉकेट लॉन्च किया जा रहा, जो अंतरिक्ष में इसका मलबा जो इकट्ठा हो गया है उसका क्या करना है? समाधान करना है, उसको निपटाना है, उसको वहां से पूरी तरीके से खत्म करना है। इसलिए इसरो ने सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन की शुरुआत की। अब यहां पर हमें एक शब्द मिला है इसरो। इस साल एमपीपीएससी ने इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, है ना। आप इसका कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर दें। इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की स्थापना की गई है 15 अगस्त 1962 को। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, तो भाई अंतरिक्ष में जो कचरा है उससे निपटने के लिए प्रोग्राम शुरुआत की गई है। ठीक ना। अब आपको थोड़ा सा क्या चीज रखना है कि यहां पर जो
जो महत्वपूर्ण जानकारी, अब आपको इसे लिख लेना अच्छे से, ठीक ना। एक संस्था है, उस संस्था का नाम है नेचर एस्ट्रोनॉमी पब्लिकेशन। इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है, इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि अंतरिक्ष में अभी वर्तमान समय में 93,000 टन सॉलिड कूड़ा है। कितना? 93,000 टन सॉलिड कूड़ा है। सॉलिड क्या है? कूड़ा है। दूसरा, इसने ये बताया है 3,000 से अधिक, 3,000 से अधिक क्या है? गैर उपयोगी उपग्रह कहां पे है? अंतरिक्ष में। गैर उपयोगी उपग्रह कहां पे है? अंतरिक्ष में है, ठीक है। उसके बाद इस संस्था ने यह बताया है कि भाई 40,000 टन, कितना? 40,000 टन जो डस्ट है वो कहां मौजूद है? अंतरिक्ष में। और इस संस्था ने यह भी बताया कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ 2,000 ऐसे उपग्रह हैं अंतरिक्ष में जो क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई, ये जो समस्या है, ये जो इतनी सारा वहां पर पॉल्यूशन है, इससे एक समस्या का जन्म होगा। क्या होगा? समस्या का जन्म होगा। सर ये समस्या क्या है? सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला ये होगा कि भाई पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होगी। क्या होगी? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित होगी किसकी? पृथ्वी की। दूसरा, क्रियाशील सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ठीक ना। जो वहां पर क्रियाशील सैटेलाइट हैं उसको क्या पहुंचाई जा सकती है? हानि पहुंचाई जा सकती है, ये घूमते हुए इन उपग्रहों के द्वारा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये बताया गया है कि भाई ये नेचर एस्ट्रोनॉमी पब्लिकेशन ने ये बताया है कि हर आने वाले 10 साल में, नेचर पब्लिकेशन ने बताया है कि आने वाले 10 साल में ये जो मलबे हैं ये पृथ्वी में गिरने लगेंगे। क्या होंगे? पृथ्वी पर गिरने लगेंगे, ठीक ना। और ऐसा भी एक अनुमान लगाया जाता है कि हर 100 साल में पृथ्वी से क्या है? एक उल्कापिंड टकराता है। और ऐसा ही उल्कापिंड 1930 में रूस के समीप गिरा था और इससे 1200 जो वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था वो पूरी तरह से क्या हो गया था? विनाश हो गया था उसका, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ समस्या है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इससे प्रभावित हो सकती है। जो हमारे जो क्रियाशील जो कार्य कर रहे हैं उपग्रह हैं उसको हानि पहुंच सकती है। और आने वाले 10 साल में क्या है? ये जो जितने भी मलबा है ना वो पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा। ये किसने बोला है? नेचर एस्ट्रोनॉमी पब्लिकेशन ने, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि प्रत्येक 100 साल में पृथ्वी से उल्कापिंड टकराता है ना, उल्कापिंड टकराता है। और ऐसी घटना कब हुई थी? 1903 में हुई थी रूस के समीप, और इससे 1200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था उसका विनाश हो गया था, ठीक है ना। अब इससे क्या है कि भाई प्रयास क्या किया जा रहा है? सर इतनी समस्या है, इसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल प्रयास किया जा रहा। अभी यूएनओ ने क्या बोला है कि भाई जो देश अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं वो अपने हिस्से का क्या करें? कचरे का निस्तारण की व्यवस्था करें। उसके बाद जापान क्या कर रहा है? एक ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा जो अंतरिक्ष में क्या करेगा? इन कचरे को निपटाएगा। और इससे क्या होगा? जापान में एक अतिरिक्त क्या बनेगा? एक आय का साधन बन जाएगा। जापान ने इसे एक अवसर के रूप में देखा है ना, कि भाई मैं कैसे अंतरिक्ष में इस मलबे के निपटान से क्या कर सकूं? अतिरिक्त आय की प्राप्ति कर सकूं। और इसी उपलक्ष्य में भारत के इसरो ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन की शुरुआत की, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी कैसे सबसे पहले हमने पृथ्वी का दोहन किया, उसके बाद हमने समुद्र को भेजा, और अब हमारी नजर कहां पर है? आसमान पे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पृथ्वी का दोहन किया, समुद्र का भेदन किया, और अब हमारी नजर कहां है? आसमान में। और कहीं ना कहीं यह संपूर्ण जगत के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या का एक मतलब कि आपको वो मिल रहा है कि संकेत है कि अभी आप सुधर जाइए, वरना आने वाले 10 सालों में ये जितना भी मलबा हमने अंतरिक्ष में फैला कर रखा हुआ है ये कहां गिरने लगेगा? पृथ्वी पर,
ठीक है, ये आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगली न्यूज है हमारी महिला राष्ट्रीय आयोग से। ठीक है ना, तो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इसकी डेट क्या है? 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ये अधिनियम था। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। आपको कमेंट करके यह बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, यह आपको बताना है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मुद्दे हैं उसमें 17% की वृद्धि देखी गई है। कितनी? 17% की वृद्धि देखी गई है महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में। ठीक है ना, आपको यह याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज यह याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने, किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2021 में एक आंकड़ा जारी किया था जिसके अनुसार 76% जो महिला हिंसा के मुद्दे क्या हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 76% महिला शोषण संबंधी मुद्दे। ठीक है, ठीक है, इसमें से सर्वाधिक यूपी में है। राज्यवार अगर देखें सर्वाधिक कहां पे? यूपी में है। यहां पर 10,000 से अधिक मुद्दे देखे गए या फिर केस दर्ज किए गए। उसके बाद हमारा आता है दिल्ली। क्या आता है? दिल्ली। दिल्ली में कितने मुद्दे हैं? तो यहां पर है कम से कम 2100 मुद्दे। ठीक है, उसके बाद हरियाणा है। हरियाणा है 995 मुद्दों के साथ हरियाणा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किस किस श्रेणी में महिलाओं का जो शोषण किया जा रहा है वो किस किस श्रेणी में है? ठीक, कौन कौन सी ऐसी श्रेणी है जहां पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा? सबसे पहला है उनकी मर्यादा को लेकर। कहां पर? उनकी मर्यादा, महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है घरेलू हिंसा। दूसरा क्या है? घरेलू हिंसा। ठीक है, तीसरा है उसमें विवाह के उपरांत विवाहित महिलाओं के साथ जो हिंसा की जा रही है, विवाहित महिलाओं के साथ हिंसा की जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगला है दहेज प्रथा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, दहेज प्रथा। ठीक है, उसके बाद साइबर क्राइम है। उसके बाद रेप है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की समस्या है। छेड़छाड़। ठीक है, तो ये कुछ श्रेणियां हैं जहां पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। भाई इतना सब कुछ हो रहा तो क्या प्रयास किया गया है? ठीक है ना, तो वैश्विक स्तर पर, कहां पर? वैश्विक स्तर पर यूएनओ ने, वैश्विक स्तर पर यूएनओ ने और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से मिलकर महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए स्पॉटलाइट प्रोग्राम की शुरुआत की। किसने? यूएन ने और यूरोपियन संघ ने। स्पॉटलाइट प्रोग्राम। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 25 नवंबर को यूएनओ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन दिवस की घोषणा की है। ठीक ना, तो प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 नवंबर को। यह आपको याद रखना है। ठीक है ना, भारत में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए हैं? तो भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है आप वो देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। यहां पर सबसे पहले मौलिक अधिकार 14 और 15 में, है ना, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 और 15 में प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान किया गया है, मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल 51 का में। ठीक है, यहां पर प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर कानूनी प्रयास भी किया गया है। कानूनी प्रयास क्या किया गया है कि सबसे पहले
घरेलू हिंसा हम अधिनियम लेके आए हैं। कब लाए हैं हम? 2005 में। ठीक है। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम हम लेके आए। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब लेके आए? 1961 में। ठीक है ना। हम ठीक है। उसके बाद कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं रोकथाम अधिनियम। ठीक है। कार्यस्थल पर, कहां पर? कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं रोकथाम अधिनियम आया है 2013 पे। ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना है। फिर पॉस्को एक्ट आया। पॉस्को एक्ट आया कब आया? 2012 में। ठीक है। उसके बाद महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम। ठीक है ना। महिलाओं का अश्लील चित्रण, प्रतिनिधित्व, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम कब आया? ये आया आपका 1986 में। 1986 में। ठीक है। तो ये कुछ हमारे कानूनी प्रयास हैं महिलाओं के हितों को संरक्षित करने के लिए, जो किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहां पर हमने यूएनओ का देखा, यहां पर हमने संवैधानिक प्रावधान देखा, यहां पर हमने कानूनी प्रावधान देखा। ठीक है ना। यहां पर हमने देखा यहां पर किन किन श्रेणियों में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा, और सर्वाधिक जो मामले हैं वो यूपी में है, उसके बाद दिल्ली में है, उसके बाद हरियाणा में है। ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ देखा कि स्टैटिक पोर्शन हमने देखा राष्ट्रीय महिला आयोग का, कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक ना। इसका उपयोग कहां करेंगे? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो दिया गया है जीएस पेपर 2 में, यूनिट 2। ठीक है। तो वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक ना। महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाला जो टॉपिक है, आप इसका उपयोग वहां पर भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जीएस पेपर 2 के पार्ट 2 के यूनिट 3 में, यूनिट 5 में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा, बस थोड़ी सी ये न्यूज है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। वहां पर राज्य सरकारों ने यह बोला था कि भाई आपने जो जीएसटी लेकर आए हैं, इसके कारण जो राज्य सरकार की जो आमदनी है, जो राजस्व था, उस पर कमी देखी गई थी, है ना। तो इसलिए राज्य सरकारों ने यह बोला कि आप क्षतिपूर्ति हमें 5 साल के लिए और बढ़ा दीजिए, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 1.16 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए हैं, जिससे राज्य सरकार अपने राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्या दे सके? गति दे सके। गति दे सके। ठीक है ना। उसके बाद अगला है हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अभी क्या हुआ है, केरल में टीपू सुल्तान के तोप के मलबे पाए गए हैं। ऐसा क्या है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि टीपू सुल्तान के तोप के मलबे पाए गए हैं, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग इसकी क्या करेगा? अब खोज करेगा। तो इसलिए हमको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग पढ़ने की आवश्यकता है, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई है 1861 में। कब की गई है? 1861 में। ठीक है ना। और भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। यह याद रखना है। ठीक है ना। और अगला याद रखना है, यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीजें याद रखना है। आप गूगल में जाकर या अपने नोट्स में जाकर टीपू सुल्तान को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब विस्तार किया है? क्या किया? विस्तार किया है 2024 तक के लिए। ठीक ना। तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। कब? 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्र में सभी को क्या? आवास उपलब्ध कराना। क्या करना? आवास उपलब्ध कराना। और इसके तहत लक्ष्य कितना रखा गया है? 122 लाख
घर बनाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक ना। और अभी तक कितने 21 लाख घर बनाए जा चुके हैं, कितने 21 लाख घर बनाए जा चुके हैं, ठीक ना, आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि इससे कितना निवेश मिला है, इससे भारत सरकार या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.31 लाख करोड़ का क्या हुआ है, निवेश हुआ है, ठीक ना। अब इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये शहरी और आवास मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो घर के लिए लोन है उसे सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, क्या सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, ठीक है ना, और अनुदान मुहैया कराना, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, इसका विस्तार किया गया है 2024 तक के लिए। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भाई शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए एक अच्छे घर की व्यवस्था करना, ठीक है ना, और सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराना, उन्हें अनुदान मुहैया कराना, ठीक है ना। और इसके तहत 122 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक 61 लाख घर बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना। और इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ है वो 31 लाख करोड़ का निवेश भी हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी न्यूज ये मिलेगी कि अभी हाल ही में एक कार्बेवैक है ना, कार्बो नहीं है, ये कार्बेवैक कोविड-19 उपचार की दवा को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है ना। और इसे इंडिया ने स्वयं विकसित किया है, किसने, भारत देश ने इसे स्वयं विकसित किया है, ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद आप बस यहां से आप इतनी चीजें याद रखिए, ठीक है। अब हम हमारा SSLV, आज की हमारी अंतिम न्यूज है SSLV, ठीक है। ये SSLV है क्या, इसका पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है ना। तो क्या हुआ है कि अभी हाल ही में इसकी पहली उड़ान, इसे हम बोलेंगे D1, ठीक है ना, इसकी पहली उड़ान असफल हो गई है। पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्या इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, ये सिर्फ हमारे पास 30 करोड़ की लागत से सिर्फ 72 घंटों में 5 से 6 लोगों द्वारा आसानी से बनाई जा सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह अपने साथ 500 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है, सक्षम है, ठीक है ना, ठीक है। और इसकी लागत भी कम है, तो इसलिए क्या है, ये चर्चे में है, ठीक है ना। और आपको ये याद रखना है, जब ये असफल हुआ तो इसके साथ 2 उपग्रह भेजे गए थे, कौन कौन से, एक था आजादी सैटेलाइट और दूसरा था हमारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम 2, ठीक है ना। तो ये 2 सैटेलाइट भेजे गए थे, परंतु ये हमारी जो उड़ान थी वो असफल हो गई, इसलिए क्या हुआ, हमारा ये जो मिशन था वो भी असफल हो गया। पर आने वाले समय में ये मिशन हमें सफलता की ओर दिखाई देगा, क्योंकि निरंतर हमारा जो भारत है और भारत के जो वैज्ञानिक है वो निरंतर इस ओर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ये जो हमारी नई शुरुआत है ये आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे आप, GS पेपर 3 में, यूनिट 7, ठीक है, तो वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज की ये क्लास हमारी यहां पर समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।